बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मनी आज का हमारा टॉपिक है। हम मनी के एवोल्यूशन को देखेंगे, हम मनी के फंक्शंस को देखेंगे, हम काइंड्स ऑफ मनी को देखेंगे कि कितनी किस्म की मनी है। या जो कंटेंट्स हैं ये आपके सामने आप देखें। दीज आर द कंटेंट्स व्हिच वी विल ट्राई टू कवर इन टुडेज लेक्चर के बार्टर के मीनिंग क्या होते हैं, इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। ये हमारा आज का प्लान है। तो चले हम बढ़ते हैं सबसे पहले अच्छा, बार्टर टॉपिक सिस्टम नेम की रिवाइज तरफ। कीजिएगा। टॉपिक नेम क्या था ये? जी, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मनी है टॉपिक नेम। ओके सर, फंक्शंस। हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम की बात करें। देयर वाज अ टाइम व्हेन मनी डिड नॉट एग्जिस्ट। पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। सच अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें बगैर मनी के आप चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज करें, वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। या फिर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो ये मीनिंग मीनिंग है बार्टर सिस्टम के। क्लियर है आपको मीनिंग? इसके बाद हम देख गुड्स, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स इज कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। जी सर। अब बार्टर सिस्टम की कुछ इनकन्वीनियंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब चीज़ों के बदले में जब चीज़ें लोग एक्सचेंज करते थे तो उसमें पहला प्रॉब्लम तो ये आता था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। ए ए जो पॉइंट है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है कि बिल फर्ज मेरे पास चावल है और आपके पास है क्लॉथ्स, कपड़े हैं। तो मुझे मुझे कपड़ों की जरूरत ही नहीं है, आपको चावल की ज़रूरत है, राइस की ज़रूरत है, आप राइस लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास मुझे देने के लिए क्या है? क्लॉथ्स हैं। लेकिन मुझे क्लॉथ चाहिए ही नहीं, मुझे तो शूज़ चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेड नहीं कर सकेंगे। हम जो चीज़ें हैं, मतलब मैं अपने जो मेरे पास जो राइस है, राइस आप मेरे साथ एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे अपनी क्लॉथ्स के साथ, क्योंकि मैं मतलब क्लॉथ्स मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो शूज़ चाहिए। तो इसे कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब चीज़ों के बदले में चीज़ें लोग एक्सचेंज करते थे, तो ये पॉसिबिलिटी थी इस चीज़ की कि एक बंदे को एक चीज़ चाहिए, लेकिन जिसके साथ एक्सचेंज करना है वो उसके मतलब की चीज़ ही नहीं है। तो इसको कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है फरूक, आपको ये बात समझ आई कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? जी सर। शीजा आपको भी? दूसरी सर चीज है, जो चीज चाहिए उसके बदले में वो चीज नहीं मिल रही। हाँ, तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। ये मतलब आप एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। जिस चीज को आपने एक्सचेंज करना है वो चीज आपको दूसरे बंदे से मिल ही नहीं रही। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज। मतलब कोई कॉमन मेजर नहीं था। बस आप ज्यादा चीजें दे के थोड़ी ले लेते थे, सम टाइम आप थोड़ी चीजें दे के ज्यादा ले लेते थे। तो कोई कॉमन मेजर नहीं था, मतलब उसका ना चीजों का, कि कौन सी चीज की कितने वेट के बदले में कितना वेट आप लेंगे। ठीक है। ठीक है तो सर। ये कोई कॉमन मेजर नहीं था, ये दूसरा प्रॉब्लम था। सी प्रॉब्लम ये था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यूज। चीजों को स्टोर नहीं किया जा सकता था लंबे अरसे के लिए। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिल्क प्रोड्यूस करता है तो मिल्क को स्टोर नहीं किया जा सकता था। अगर कोई मतलब इसके अलावा कोई वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता था तो वेजिटेबल्स को स्टोर नहीं किया जा सकता था। या अगर किसी के पास जानवर होते थे, एनिमल्स होते थे, तो एनिमल्स को स्टोर नहीं किया जा सकता था। ये भी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम था। डी में अगर आप देखें जो डिफिकल्टी थी, दैट वाज पेमेंट्स इन द फ्यूचर। यानी आपने चीजों के अगर आपने उधार चीजें ली हैं तो आप फ्यूचर में क्या पेमेंट करेंगे उसको। यानी बिल फर्ज आपने किसी से हॉर्स परचेज कर लिए और आपने ये वादा किया कि मैं आपको आने वाले वक्त में इनकी कीमत अदा करूंगा। तो आपके पास असल में पैसे तो है नहीं, आप क्या चीज उसको पे करेंगे फ्यूचर में? जारी बात है, आपने अगर हॉर्स मतलब क्रेडिट पे लिए हैं, उधार पे अगर आपने हॉर्स लिए हैं किसी से, तो इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो आप उधार ले रहे हैं। अगर कोई चीज होती तो आप ट्रांसफर कर लेते, एक्सचेंज कर लेते।
तो ये प्रॉब्लम था कि आप फ्यूचर में जो पेमेंट्स करनी होती थी उनका प्रॉब्लम होता था बार्टर सिस्टम में। उसके बाद ई पे जो एक डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टीज इन टैक्स कलेक्शन, यानी अगर कोई किसी मुल्क की गवर्नमेंट होती थी और उसने टैक्स कलेक्ट करना होता था, अमूरे जो होते हैं, अमूर होते हैं या काम होते हैं स्टेट के चलाने के लिए, तो टैक्स कलेक्शन में अब गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करती? क्या वो गाय भैंसे कलेक्ट करती टैक्स में? क्या वो गंदम टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करती, चावल कलेक्ट करती, जूते कलेक्ट करती, कपड़े कलेक्ट करती? तो टैक्स कलेक्शन में बड़ा मसला आ रहा था। तो दीज वर द मेजर इनकन्वीनियंसेस ऑफ बार्टर सिस्टम। डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट? जी ओके। सर, तो टैक्स तो अभी भी कलेक्ट सही से नहीं होता, ये भी बार्टर सिस्टम की वजह से ही है। नहीं, ये बार्टर की वजह से नहीं है, ये तो कोई और मिसमैनेजमेंट है। ये तो कोई और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टैक्स इतना कलेक्ट नहीं होता, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही टैक्स कलेक्शन वाला कोई सीन ही नहीं नजर आता था। अब इसके अलावा मतलब ये लैक ऑफ डबल को, ये चीजें मैंने जो आपको एक्सप्लेन की हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसके अंदर जो आपने लिखना है ये आपको ये बताया गया है यहाँ पे। तो चूंकि हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये मैं आपको शो तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बाद में वहां पे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, पेमेंट्स इन द फ्यूचर या डिफिकल्टीज ऑफ टैक्स कलेक्शन तक हमने बात की थी। इनके रीजंस लिखे हुए हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स आते थे लोगों को। तो इसको मैं पास ऑन कर रहा हूँ और हम बार्टर सिस्टम से उसकी डिफिकल्टी से थोड़ा आगे निकलते हैं और एवोल्यूशन ऑफ मनी की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मनी। तो मनी इज द मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टैंडर्ड यूनिट इन विच प्राइसेस एंड डेट्स आर एक्सप्रेस्ड। मनी क्या है? प्रोफेसर सैमुअलसन ये कहता है कि मनी जो है आजकल का जदीद एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपने कोई भी चीज लेनी है तो आप मनी को बतौर एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट, और एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे आप उसे इस्तेमाल करते हैं इन विच प्राइसेस एंड डेट्स आर एक्सप्रेस। अगर आपने कर्जे लिए हुए हैं या आपने दिए हुए हैं या आपने देने हैं, या आप चीजों की प्राइसेस पे करते हैं या आप प्राइसेस उनकी लेते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो आप मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसमें इस्तेमाल करते हैं। सैमुअलसन की डेफिनेशन ये है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि मनी जो है इज एनी मटेरियल which is commonly accepted and generally used as a medium of exchange for all types of transactions। आपने किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन करनी है, आपने ट्रेड करनी, इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, आपने इंटर रीजनल ट्रेड करनी है, मेडिसिन लेनी है, कपड़े लेने हैं, कुछ भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी, तो आप मनी एक ऐसी मटेरियल थिंग है जिसे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा था ऑल काइंड्स ऑफ करेंसी नोट्स एंड काइंस प्लस चेकिंग डिपॉजिट्स एटसेट्रा कैन बी रिगार्डेड एज मनी। तो इसलिए हम अगर इसको सुपरफिशियली देखें तो हम कहते हैं कि जो करेंसी नोट्स हैं या कॉइन्स हैं या फिर चेक्स हैं या फिर कोई चेकिंग डिपॉजिट्स हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? मनी कहलाएंगे। तो आपको आइडिया हो गया कि हम मनी किसको कहते हैं। जी सर। जी सर। ठीक है, दैट्स गुड। हमें ये पता चल गया कि मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। For all kinds of नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू लीगल एंड फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी लीगली हम इसको क्या कहते हैं। तो लीगली मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको बाय लॉ आप क्लेम कर सकें कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और फिर अगर इस मनी को नो बॉडी कैन रिफ्यूज इट्स एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कानूनी तौर पे कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे मनी को लेना है, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये लीगल डेफिनेशन है किसकी? मनी की। लीगली मनी इज एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी बाय लॉ आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, वो चीज मनी कहलाएगी।
और कोई भी बंदा इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता कि मैंने इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे नहीं लेना। अब फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है? फंक्शनली मनी रेफर्स टू एनीथिंग दैट परफॉर्म्स दी 4 बेसिक फंक्शंस, जिसमें इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या करती है? इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब एक यूनिट ऑफ वैल्यू का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे पाकिस्तान में रुपी है, जैसे यूएस के अंदर एक स्टैंडर्ड यूनिट डॉलर है, जैसे जर्मन के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट मार्क है, जैसे चाइना के अंदर क्या है? युआन है, और जापान में येन है। ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्ड यूनिट इसका कोई ना कोई होता है। इट सर्व्स एज अ मीन फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। तो इसको फ्यूचर पेमेंट्स के तौर पे एज अ मीन इसको लिया जाता है, सर्व किया जाता है। मतलब डेफर्ड पेमेंट्स जो हम करते हैं। इट सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। और मनी जो है ना, फंक्शन इसका ये होता है कि इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने लॉकर में, अपने घर में, अपने वॉलेट में, कहीं भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसकी फंक्शनल और लीगल डेफिनेशन थी। होप सो कि आपने फंक्शनल और लीगल डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड किया। जी सर। ओके, नो मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है? इट रेफर्स टू व्हाट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ पेपर नोट। यानी मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या है? ये इस चीज को हम देखते हैं कि इसमें जो कॉइन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या इंस्क्राइब किया हुआ है, और जो पेपर नोट है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। Thus, money value of a paper note is what is written on it, कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। मतलब 100 रुपी लिखा हुआ है, जी ये हो सर। सकता है कि 100 रुपीज पे लिखा हुआ है, 500 रुपी एटसेट्रा लिखा हुआ है। Thus, with a 500 rupee note, you can buy goods and services worth 500 rupees in the market। यानी जैसे कि हमारे पास एक रुपीज 500 का नोट है, तो हम रुपीज 500 वर्थ की चीजों को उसी नोट के साथ हम परचेज कर सकते हैं। मनी वैल्यू ऑफ मनी इस तरह डिसाइड होती है। एक काइन है, उसके ऊपर रुपी 10 लिखा हुआ है, तो हम रुपी 10 की वर्थ की जो चीजें हैं वो उस काइन के साथ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। 10 का कॉइन भी आ गया। 50 का, 50 का। 10 का। हाँ, 10 का कॉइन तो काफी देर से चल रहा है। 50 का कॉइन मैंने सुना था, आया या नहीं आया अभी? मैंने अभी तक 10 का कॉइन ही नहीं देखा सर। नहीं, 10 10 का का कॉइन कॉइन मैंने तो तो है। परसों देखा है सर। सुना है हाँ जी, 100 का नोट खत्म कर रहे हैं। जी इस्तेमाल तो हो रहा है, और 100 का मुझे आइडिया नहीं है। फिर इसका मतलब 50 का नोट भी खत्म करेंगे? मेरे ख्याल से। नहीं, अभी तो नहीं, कोई मैंने सुना नहीं है स्टेट बैंक की तरफ से कि 100 का नोट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है शीजा। अभी तो नहीं 10 सर, है, मैंने तो 20। सुना ही है। वो वैसे किसी ने मजाक में कहा होगा, क्योंकि अभी इससे पहले तो 10 का नोट है, 20 का है, 50 का है। तो 100 का तो अगर खत्म कर दिया तो फिर लोग बच्चों को पॉकेट मनी कैसे देंगे? सिक्का। सर बच्चे फिर 500 मांगेंगे। हाँ, फिर वो 1000 मांगेंगे या 500 मांगेंगे। इसके बाद आ गया कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी चीज, कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ थिंग द मनी इज मेड ऑफ। मतलब जो मनी है जिसको हम इस्तेमाल करें वो किस चीज की बनी हुई है, क्या लगा हुआ है उसके ऊपर। इफ कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर एज वाज द प्रैक्टिस ऑफ द ओल्ड डेज, जैसे मतलब पहले होता था, मतलब ब्रिटिश वहां पे होता था पिछली 18वीं सदी के अंदर, कि गोल्ड और सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता था करेंसी के तौर पे। तो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड और सिल्वर कंटेन्ड इन अ कॉइन। तो ऐसी फिर जो कमोडिटी मनी है उसको देखा जाता था कि गोल्ड की या सिल्वर की मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है, उस वैल्यू के इक्वल उसको मतलब ट्रीट किया जाता था। तो एक कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी आपको समझ आ गया, और मनी वैल्यू ऑफ मनी समझ आ गया। ठीक है, एक तो मतलब फेस पे लिखा होता है जैसे नोट के,
तो उसमें उसको वैल्यू कंसिडर कर लिया जाता है। 500 लिखा हो या फिर 100 लिखा हो या 1000 ठीक है लिखा सर, हो। ये जो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी है, ये जस्ट उसकी रेफरेंस जो है बेसिकली वो गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से होती है, या जी, गोल्ड अगर फॉर एग्जांपल वो कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 10 रुपीस का कॉइन है, दैट्स मेड ऑफ गोल्ड, तो मतलब जो गोल्ड का सिक्का होता है ना, उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये 10 का है या 100 का या 500, उसके ऊपर नहीं लिखा होता। वो अच्छा सिर्फ गोल्ड का होता है और उसकी जो फेस वैल्यू होती है वही उसकी असल वैल्यू होती है। यानी वो जितने का गोल्ड है, लेट सपोज कि वो 5000 का गोल्ड है, तो वो फिर 5000 ही उसकी वैल्यू कहलाएगी। अगर ठीक। वो 20,000 का गोल्ड है तो उसकी प्राइस 20,000 होगी। उसके फेस के ऊपर लिखा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ जो यहाँ पे कॉइन्स चल रहे हैं ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, 10 का एक कॉइन है, एक 5 का कॉइन है, या इसके अलावा अगर 1-2 के अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये जो कॉइन्स हैं इनके ऊपर लिखा होता है कि ये 10 का है, ये 5 का है। तो इन ये कैसे बने होते ये हैं? इसके इसके तांबे के बने होते हैं कुछ कॉइन्स है, और अभी वाला जो है वो पता नहीं किस चीज का बना हुआ है। कोई क्या, मतलब मैंने तो यही देखा है कि कॉपर के बने होते हैं। कॉपर है या क्या, उसमें मिक्स मेटल ही है असल में कोई ना। सर तो कॉपर के पहले पहले तो आते थे। अब अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी जो 5 का कॉइन और 10 का, ये कॉपर का नहीं है, इस पे कोई और मेटल लगा हुआ है, पता नहीं कौन सा मेटल लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, तो इसके बाद आ गया हमारे पास काइंड्स ऑफ मनी। बेसिकली काइंड्स ऑफ मनी 3 हैं, जिसमें एक चीज है नियर मनी। नियर मनी जिसे आप कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं, उसको आप नियर मनी कहते हैं। जो लोग जो है फिक्स बैंकों के अंदर डिपॉजिट करवा देते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और उसके ऊपर जो है ना वो फिक्स कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसके अलावा मनी में डिपॉजिट मनी होती है या क्रेडिट मनी होती है। यानी जो आप बैंकों में जमा करवा देते हैं करेंसी की फॉर्म में या जैसे भी, वो उसको हम कहते हैं डिपॉजिट मनी, जो आपने बैंकों में जमा करवा दी। उसके बाद एक चीज होती है करेंसी, उसको भी मनी कहते हैं। करेंसी की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है मेटेलिक मनी, जिसमें अभी हम कॉइन्स की बात कर रहे थे कि ₹50 या 10 या 5 का या 1-2 का जो कॉइन होता है, वो मेटालिक मनी कहलाएगा। और करेंसी की जो दूसरी टाइप है वो पेपर मनी है। ठीक है, पेपर मनी में नॉर्मली आते हैं करेंसी नोट्स। ठीक है, करेंसी नोट्स भी आगे दो किस्म के हैं। एक कन्वर्टिबल कन्वर्टिबल पेपर मनी होती है और एक इनकन्वर्टिबल पेपर मनी होती है। कन्वर्टिबल वो होती है जो गोल्ड या सिल्वर में बदली जा सके, जिसकी बैक पे गवर्नमेंट ने रिजर्व रखे हो। यानी गवर्नमेंट ने 6 करोड़ की करेंसी इशू की और 6 करोड़ का उसकी बैक पे गोल्ड रख दिया या सिल्वर रख दिया, वो कन्वर्टिबल पेपर मनी है। लेकिन वो पेपर मनी जिसकी बैक पे उन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखे, कोई गोल्ड नहीं रखा, कोई सिल्वर नहीं रखा, उसे हम कहते हैं इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। जैसे सही हो बॉन्ड्स गया? हैं वो इनकन्वर्टेबल हैं, और जो जो हमारे जितने भी करेंसी नोट्स हैं ये सारे कन्वर्टेबल हैं। ये कन्वर्टेबल है नहीं है। सम टाइम ऐसा डेफिसिट फाइनेंसिंग जब करते हैं ना, सम टाइम, तो उसके बैक पे 100% रिजर्व नहीं रखते। मतलब उन्होंने अगर सर वो 100 सर 100 वो डॉलर उन्होंने 100% रखा हो या ना रखा हो, नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप स्टेट बैंक पे जाएं, आप उसको पैसे दें, वो आपको गोल्ड दे देगा। ये जो आपके पास 100 हम्म, 100 का आपको गोल्ड दे देगा, 10 का नोट है 10 का गोल्ड दे देगा। अब वो सही है। रखे वो उसकी अपनी हेडेक है। सही है। अच्छा, उसके बाद मेटेलिक जो मनी है, कॉइन्स की बात करें तो उसमें फुल वैल्यू वाले कॉइन्स होते हैं। यानी मतलब उनकी जितनी फेस वैल्यू होती है उतनी उनकी असल मालियत होती है, उतने बदले में वो दिए जाते हैं। उसके अलावा टोकन मनी है या फिर फिएट मनी है। तो टोकन मनी में जो फेस वैल्यू होती है उसकी कॉइन की या करेंसी की, वो कम होती है। असल में ओरिजिनल उनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। यानी टोकन नाम ही इसी चीज का है कि मनी उसके अंदर वैल्यू ज्यादा है, बट आप उसको एज अ टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी लेट सपोज कि हमें किसी गाड़ी का एक टोकन मिलता है
और टोकन जो है ना हम 500 देकर टोकन लेते हैं और आगे टिकट के तौर पे उस टोकन को जब दिखाते हैं तो उस टिकट की अपनी मालियत तो ₹1 या 2 होती है, लेकिन हमने उसे परचेज कितने में किया होता है? 500 में या 1000 में या हम्म 2000 में हमने परचेज किया होता है। तो ये जो टिकट है ना, ये टोकन की एक एग्जांपल है। तो इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से डिफरेंट होती है। ठीक है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती वो फेस वैल्यू ऊपर जो मतलब उसके ऊपर लिखा होता है वो ज्यादा होती है, लेकिन बाकी जो दूसरी वैल्यू वो कम होती है। तो टोकन मनी समझ आ गया, या टोकन मनी भी इसे कहते हैं, फिएट मनी भी कहते हैं। ये काइंड्स थी, मनी की काइंड्स थी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम। जी जी। सर मुझे फुल वैल्यू नहीं समझ आई। आप बात कर रही हैं कॉइन्स की? जी सर, मेटालिक मनी में फुल वैल्यू क्या है? मैं दोबारा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फुल वैल्यू का मतलब ये है कि जितने का मतलब कॉइन के ऊपर जो लिखा हुआ है वही उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। मतलब कॉइन जो है वो ₹10 का है तो उसका जो मटेरियल है वो भी ₹10 का है। अगर कॉइन जो है वो 100 का है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू, उसका मटेरियल भी 100 का है। इसे कहते हैं फुल वैल्यू। ठीक है। एक एक तो उसके ऊपर लिखा होता है ना, यानी जिस तरह आप देखें कि आपके पास 1000 का नोट है। अब 1000 को अगर प्रिंट किया जाए तो उस पे कॉस्ट 2 या 3 रुपए आती होगी या 1 रुपए आती होगी, लेकिन उसकी जो मालियत है, असल जो फेस के ऊपर लिखा हुआ है, वो वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो 1000 है, लेकिन उसको बनाने पे, प्रिंट करने पे जो कॉस्ट आई वो 1 या 2 रुपए है। तो जो हम्म फुल वैल्यू होती है उसका मतलब ये होता है कि जिस मालियत से मतलब वो बना, जिस वैल्यू से वो बना, वही उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। ये ठीक हो गया। इसके बाद आ गया काइंड्स ऑफ मनी में हमने करेंसी की बात की, या मेटालिक मनी की बात की, या पेपर मनी की बात की। इसके बारे में एग्जांपल्स के साथ लिखा हुआ है जो मैं आपको शेयर करूंगा और इसको आप देख लेंगे फर्दर भी। मेटालिक मनी है, फुल वैल्यू मनी है, फुल बॉडेड मनी भी उसे कहते हैं, टोकन मनी या फिएट मनी क्या है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है। मैं जैसे शेयर करूंगा तो इसको आप देख लीजिएगा। चूंकि हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर ली हुई है तो इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कन्वर्टिबल पेपर मनी क्या है? दिस टाइप ऑफ मनी इजीली कन्वर्टेड इनटू मेटालिक मनी और इनटू द गोल्ड इफ डिमांडेड, मतलब जिसके पास भी होगा। और उसके बाद है इनकन्वर्टिबल पेपर मनी है। सम टाइम आफ्टर an over issue of paper money in an emergency like war and floods, the authority feels unable to convert its notes into coins, so government breaks its promise of converting notes into standard money and तो सर ये thereby अभी भी makes ये बात अभी भी है कि कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं करते? अभी भी, यानी जब भी कोई इमरजेंसी होगी या गवर्नमेंट वुड बी अनएबल टू कन्वर्ट दैट करेंसी इनटू गोल्ड और एनी मेटल, तो वो नहीं कन्वर्ट करके देंगे। यानी ऐसा होता है समटाइम, जो अथॉरिटी है वो इस काबिल नहीं होती। अभी फरूक तो कह रहा था कि स्टेट बैंक ने लिखा है कि आप हमें दें और हम इसको कन्वर्ट करके देते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी होती है या समटाइम ऐसा है कि कोई इतनी खास इमरजेंसी नहीं भी होती, फिर भी स्टेट बैंक कहता है कि जी हम नहीं कन्वर्ट करके दे सकते, ये प्रॉब्लम है, हमारे पास मेटल नहीं पड़े हुए, हमारे पास रिजर्व नहीं पड़े हुए। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था उस वक्त कि अगर बिल फर्ज मतलब जो आपका स्टेट बैंक है उसने 6 करोड़ के रिजर्व नहीं पीछे रखे और 6 करोड़ के आप करेंसी नोट उसने प्रिंट कर दिए। अब वो 6 करोड़ लेकर जो हमले हाजा जिसको कहा जाता है, वो लोग चले जाते हैं कि जी आप इसको कन्वर्ट करें गोल्ड में। अब 6 करोड़ के उन्होंने मेटल या रिजर्व या गोल्ड या सिल्वर रखा तो नहीं हुआ, तो क्या करेगा फिर? उसे उसे मजबूरन क्या करना पड़ेगा? उसे रिफ्यूज करना पड़ेगा। उसे कहना पड़ेगा कि मैं इतने अभी इसको गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कोई इमरजेंसी है, हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग इस तरह की थी कि हम इसको कन्वर्ट अब नहीं कर सकते,
वो मजबूरन गवर्नमेंट ने हमसे प्रिंट करवाए थे और हमने कर दिए, ठीक है। लेकिन इसकी बैक पे चूंकि हमने रिजर्व रखा नहीं था तो हम आपको कन्वर्ट करके नहीं दे रहे। जी तो और उसकी लॉजिक ये है, उसका लॉजिक ये है कि जब उनके पास पड़े ही नहीं हुए, रिजर्व पड़े ही नहीं हुए, तो कहां से कन्वर्ट करके देगा। हेडेक तो उसकी है, जिम्मेदारी तो उसकी है कन्वर्ट करना, बट जब उसके पास पड़े ही नहीं हुए रिजर्व तो वो कैसे उसको वो कन्वर्ट करे, नहीं कर सकेगा। तो इन कन्वर्टिबल पेपर मनी असल में ये होती है। ठीक है सर। जी ओके। इन कन्वर्टिबल पेपर मनी हमने देख लिया, और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी देखो, हम मतलब अपनी आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, हम फंक्शंस ऑफ मनी को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें हम बात करते हैं प्राइमरी फंक्शंस की, हम उसमें बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की, हम उसमें बात करते हैं कॉन्टीजेंट फंक्शंस की। तो इनको कैटेगराइज करने के बाद हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्टीजेंट, और ये क्या क्या होते हैं। तो लेट वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, जो बहुत बुनियादी और बेसिक है, जिसके बगैर मनी कंसिडर हो ही नहीं सकती। और वो कौन से हैं, उसमें जनाब पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वही चीज होगी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होगी। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकती वो मनी कहलाएगी नहीं। उसके बाद आ गया यूनिट ऑफ अकाउंट। तो मनी उस चीज को हम कहेंगे जो कि यूनिट ऑफ अकाउंट होगा, ठीक है। जो यूनिट ऑफ अकाउंट ही नहीं है, जिसका कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है, मतलब वो 100 है, 1000 है, $1 है, जिसका यूनिट ही नहीं है, वो मनी नहीं कहलाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी जो उधार पेमेंट्स हम करते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स करने के लिए उसको स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, उसके यूनिट्स में बिल बनाया जाएगा, बिल इशू किया जाएगा। और नंबर 4 पे जो है स्टोर ऑफ वैल्यू, वही मनी कहलाएगी जिसको आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आप स्टोर नहीं कर सकते तो फिर वो मनी नहीं कहलाएगी। ये प्राइमरी और बेसिक और बुनियादी फंक्शंस हैं, इनका होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर वो मनी ही नहीं कहलाएगी। ठीक है। अब इसमें जो प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के, वो इस तरह है। जैसे हमने कहा कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का? मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हेल्प्स इन ओवरकमिंग द डिफिकल्टी इन बार्टर इकोनॉमी। जो बार्टर सिस्टम के अंदर लोगों को डिफिकल्टीज आई, प्रॉब्लम्स आई, उनको ओवरकम करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, मनी को। इन ऑल मार्केट्स, in all market transactions money is used to pay for goods and services. is example, sale or purchase of goods is done through money। ऐसे ही होता है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है आपके पास वो है मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट जब हम देखें तो हम बात करते हैं कि मनी सर्व्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू फॉर द ट्रेड ऑफ गुड्स। The value of goods and services can be expressed in terms of unit money। अब वो रुपये की फॉर्म में करें या डॉलर की फॉर्म में करें या येन की फॉर्म में करें, कोई एक यूनिट लाजमी होना चाहिए मनी का, जिसके जरिए आप उसकी वैल्यू को डिसाइड करें और मतलब आगे उसको मार्क करें। के बाद आ गया मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मनी को हम डेफर्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, मेक पेमेंट्स इन द फ्यूचर टाइम। मतलब आप अभी हमने चीजों को परचेज कर लिया, फ्यूचर में हमने उनकी पेमेंट करनी है, तो मनी को हम इस्तेमाल करते हैं। मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ अकाउंट विच इज इजी टू बोरो एंड इजी टू लेंड। मनी को ही आप लेंड कर सकते हैं और इजी है, क्योंकि आप अगर आप चीजों को लेंड करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप अगर चीजों को बोरो करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। उसके बाद नंबर 4 पे मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी आल्सो फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको स्टोर भी किया जा सकता है। तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स। दूसरी बात,
जितने भी हमारे पास एसेट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा लिक्विड जिसको बहुत जल्दी से कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी चीज में, वो मनी है। देयरफॉर इट इज इजियर टू स्टोर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये बहुत आसान है कि जब भी हमने रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है तो हम उनको मनी यानी लिक्विड फॉर्म में रख के अपने पास मतलब उसको रखते हैं, और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो थे प्राइमरी फंक्शन। लिक्विड अब इस फॉर्म का क्या मतलब? मतलब जिसको आप बहुत जल्दी चेंज कर लें, बदल लें। मतलब आपके पास अगर कैश पड़ा है ना, आपके पास पैसे पड़े हैं, तो आप चाहें तो उसका प्लॉट परचेज कर लें, इंस्टेंटली आप परचेज कर सकेंगे। आप चाहें तो शुगर परचेज कर लें, चाहे तो आप कपड़े परचेज कर लें, चाहे तो आप गाड़ी परचेज कर लें। तो ये लिक्विड है ना, जिस चीज को बहुत जल्दी आप कन्वर्ट कर सकें वो लिक्विड है। तो जिस एसेट को आप बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते वो इतना लिक्विड एसिड नहीं होता। ठीक है। लिक्विड का मतलब ही क्या है कि मतलब जो सॉल्वेबल हो, जिसको आप कहीं एडजस्ट कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। अब फंक्शंस ऑफ मनी जो सेकेंडरी फंक्शन है, अब हम सेकेंडरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी फंक्शंस में ऐसा है कि नंबर 1 पे है एड टू प्रोडक्शन, यानी मनी को हम इस्तेमाल करके आपको मनी हेल्प करती है कि आप प्रोडक्शन दे सकें, आप चीजों की पैदावार दे सकें। दूसरा फंक्शन है मनी फैसिलिटेट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मनी जो है उसके साथ हम जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लाइक लैंड है, या फिर लेबर है, या फिर लेबर के अलावा क्या होता है, कैपिटल होता है, हम्म। कैपिटल है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है चौथा वाला फैक्टर। तो इनको आप जो है ना, ये मनी जो है फैसिलिटेट करती है इनकी पेमेंट के लिए। तीसरा फंक्शन जो है, थर्ड फंक्शन, मनी एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट। तो मनी को आप मॉनेटरी मैनेजमेंट के टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मनी एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन। तो मनी को आप लोन भी मतलब इशू करने के लिए, देने के लिए या लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये 4 फंक्शंस हैं कौन से, मॉनेटरी ठीक सेकेंडरी है। मैनेजमेंट का फंक्शन। मतलब सर? जी जी। मॉनेटरी मैनेजमेंट का क्या मतलब? मतलब देखे ना, अगर आप आपके पैसे को, आपके मॉनेटरी को अगर कोई कमर्शियल बैंक मैनेज कर रहा है तो आपसे वो चार्जेस लेता है। यानी आपने अपनी मनी को भी मैनेज करना है, तो मतलब उसके लिए मनी ही इस्तेमाल होती है। मॉनेटरी वैल्यू में या मनी के यूनिट्स में ही आपकी मनी को मैनेज भी किया जाता है। आप अगर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेल करती हैं तो बैंक आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में आपसे कुछ चार्जेस लेता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसी को तो कहते हैं मनी एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट। बैंक चार्जेस इसलिए लेता है कि वो आपकी मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है और उसके चार्जेस आपसे लेता है। तो अब वो चार्जेस किस में लेता है, मनी की फॉर्म में ही लेता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी मॉनेटरी मैनेजमेंट करके वो आपको कहते हैं कि गाड़ी दे दे, या आपकी मॉनेटरी मैनेजमेंट करके वो आपको कहते हैं कि हमें एक बाइक दे दे। ऐसा तो नहीं करते ना, आपसे मनी ही लेते हैं। हाँ तो जी। इसीलिए हम कहते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन में कि मनी एज अ टूल ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी आपको अंडरस्टैंड हो गया कि मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन, जब हम लोन मतलब देते हैं या लेते हैं तो मनी को हम इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन सेकेंडरी फंक्शंस। करते हैं या ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फारूक सेकेंडरी फंक्शन समझ आए ना, या जी इनकी सर, क्लियर डिटेल है आप? सर। ये क्लियर है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस की हमने बात की, लेकिन इसके ऊपर अगर आपने लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं। एड टू प्रोडक्शन एंड ट्रेड कैसे हो सकती है? मार्केट मैकेनिज्म होता है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज होती है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड होती है। तो दिस हैव ऑल बीन फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ मनी। प्रोडक्शन हो कमोडिटीज की, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हो, और ये सारे किससे किससे फैसिलिटेट होते हैं, मनी से फैसिलिटेट होते हैं। मनी फैसिलिटेट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने बात की कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो लैंड को रेंट पे किया जाता है और जो लेबर है उसको वेजेस पे की जाती हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाता है मनी की फॉर्म में, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट पे किया जाता है और वो भी मनी की फॉर्म में। ठीक है, 2 फंक्शन ये हो गए सेकेंडरी वाले। बाकी के जो फंक्शन है वो मैं आपको wait a while till I'm going to share you that slide of the remaining secondary functions. Look at it. Money as a tool of monetary management. All the monetary progress is done due to money. ठीक है, आपने मनी को एक्सपैंड करना है, मतलब देखे ना, एक टॉपिक कहीं आपने देखा होगा क्रेडिट क्रिएशन का। मतलब बैंक जो है वो क्रेडिट को क्रिएट करता है। कैसे? अगर आप उसमें 1000 आप उसमें डिपॉजिट करवाते हैं तो वो उसका कुछ रिजर्व रखता है जो रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल बैंक की तरफ से, बाकी आगे मनी को इशू कर देता है लोन के तौर पे। फिर वो किसी और बैंक में चली जाती है, किसी और कस्टमर और बैंक के पास चली जाती है। वो बैंक क्या करता है, वो उसका 20% रिजर्व रखता है, बाकी आगे इशू कर देता है लोन के तौर पे। ठीक है, तो क्या कर रहा है बैंक यहाँ पे, क्या कर रहा है, मॉनेटरी की प्रोग्रेस कर रहा है, मॉनेटरी को ग्रो कर रहा है, मॉनेटरी की सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रही है? मनी की वजह से हो रही है। मनी आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, वो उसी का क्रेडिट जो है बैंक क्रिएट करी जा रहा है, क्रिएट करी जा रहा है। ठीक, नंबर 4 पे, मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन्स। तो पीपल सेव मनी एंड डिपॉजिट इट इन द बैंक्स। बैंकों में वो क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं, वहां पे जमा करवाते हैं। ठीक है, एडवांस दी सेविंग्स टू बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रीज। और फिर क्या करते हैं बैंक जो है वो बिजनेसमैन और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको एडवांस के तौर पे, लोन के तौर पे शुगर दी। thus money is the instruments by which savings are transferred into investment। तो मनी ही है जिसके जरिए बैंक क्या कर लेते हैं कि लोगों की सेविंग को इन्वेस्टमेंट